इस वीडियो में हम जो वीडीए का एग्ज़ाम 18 जुलाई 2021 को हुआ था उसके पेपर का एक डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि उसके पेपर का पैटर्न क्या था या उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होने या उनसे जुड़े हुए जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन से संबंधित और क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसको पूरा बहुत ही डिटेल से देखें। और 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत से टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली ही देखने को आप वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि अब हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो सेक्शन 1 में 2 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर रखा है। पहला पोर्शन होगा वेटनरी साइंस का और दूसरा पोर्शन है जीके का। पहले हम वेटनरी साइंस को देख लेते हैं जिसका कि वेटेज अप्रॉक्सीमेट, वैसे तो जो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहता है कि इस एग्ज़ाम के लिए वो 70% वेटेज रखता है वेटनरी को, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखिए तो 45 to 50% के क्वेश्चंस तो वेटनरी साइंस के ही होते हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसको कि आप छोड़ नहीं सकते हैं या फिर आप एग्ज़ाम में बिना इसकी अच्छे से पढ़ाई किए हुए अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। तो साइंटिफिक नेम आपको सारे एनिमल्स के ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा कि किसी न किसी, जैसे कि 2021 वाले पेपर में गोट यानी कि बकरी का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम पूछा गया था। अभी हो सकता है कि आपसे गाय का, भैंस का, घोड़े का, ऊंट का, किसी का भी साइंटिफिक नेम पूछ सकता है। तो साइंटिफिक नेम गोट का क्या होता है? कैप्रा हिरकस। इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। अब उसी पेपर में और भी ऑप्शंस थे जैसे कि बॉस इंडिकस, सस स्क्रोफा और ओविसेरिस। तो बॉस इंडिकस जो होता है साइंटिफिक नेम है कैटल का, सस स्क्रोफा साइंटिफिक नेम होता है पिग का और ओविसेरिस साइंटिफिक नेम है सिप का। मतलब कैटल मीन्स गाय, पिग जो है सुअर और सिप भेड़। यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं थोड़ा डिटेल अगर आपको पढ़ना है। कैटल, कैटल जो गाय होती है ना, गाय भी दो तरीके की होती है। एक हमारी जो इंडिजिनस गाय है जो हमारे इस देश में पाई जाती है, और एक दूसरी गाय है जिसको कि हम बाहर से लाते हैं जो फॉरेन कंट्रीज या विदेशी गाय होती हैं। तो जो हमारी देसी गाय है उसको हम हम्प्ड कैटल या इंडिजिनस कैटल या फिर जेबू कैटल भी कहते हैं। इनमें आपको हम्प देखने को मिलेगा, जो पीठ के ऊपर एक उभरा हुआ पोर्शन दिखता है इनकी। और जो देसी गाय होती है उसका जो नाम होगा वो होगा बॉस इंडिकस। देसी गाय का नाम बॉस इंडिकस होगा। इसी के साथ साथ जो हमारी एग्जोटिक गाय है उसका नाम होगा क्या? बॉस टॉरस। अब भैंस है, भैंस भी दो तरीके की आपको देखने को मिलेगी। एक भैंस वो होती है जो कि पानी में रहना पसंद करती है और एक भैंस वो होती है जो कि कीचड़ में रहना पसंद करती है। तो एग्ज़ाम में आपको देखना है कि किस तरह की भैंस के बारे में पूछा गया है। पानी में रहने वाली भैंस को बुबेलस बुबेलिस कहते हैं और जो कीचड़ में रहना पसंद करती है उसको हम कहते हैं बुबेलस कैरापेंसिस। फिर आता है हमारे पास हॉर्स या घोड़ा, और घोड़े का साइंटिफिक नेम होता है इक्वस कैवलस। फिर इसी तरह से है डंकी, इसका साइंटिफिक नेम है इक्वस एसिनस। और फिर अगला जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए वो है कैमल। कैमल भी दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक कैमल जिसमें एक हम्प होता है और एक कैमल जिसमें कि दो हम्प होते हैं। तो एक हम्प वाले कैमल का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोमीडेरियस और दो हम्प वाले का नाम होता है बैक्ट्रियनस। कैमलस ड्रोमीडेरियस और कैमलस बैक्ट्रियनस। ठीक है, दो तरह के आपको कैमल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेट। वो कौन सी बीमारी है जो कि इस देश से अब खत्म हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर है रेंडर पेस्ट। ये बीमारी जिसको कि हम कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं, ये 25 मई 2006 को इस देश से इरेडिकेट हो चुकी है। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, ये एक मुर्गियों की बीमारी होती है। फॉल पॉक्स भी मुर्गियों की बीमारी है। और हमारी अगली इंपॉर्टेंट बीमारी होती है एफएमडी। एफएमडी का मतलब फुट और माउथ डिजीज़। आपने कई बार देखा हो कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनके मुंह में या पैरों के पास में छाले पड़ जाते हैं। तो ये वही बीमारी है, और ये बीमारी एक तरह से वायरल बीमारी जो कि एप्थो वायरस से होती है और इसके 7 सीरोटाइप्स पाए जाते हैं। एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और सीरोटाइप्स के नाम हैं AOC, एशिया 1, सेट और 1 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्पेनिस। ऑस्पेनिस क्या होता है? ये एक तरह से बोन है। अगर आप कई बोन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जैसे बॉडी में लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, स्मॉल बोन, सिस्मॉइड बोन, फ्लैट बोन, इस तरह की बोन्स पाई जाती हैं। उसी तरह में एक नाम है ऑस्पेनिस या विसरल बोन्स का। ये ऐसी हड्डियां हैं, ऐसी बोन्स हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स, मतलब जो अंग होते हैं शरीर के, उनके अंदर पाई जाती है। तो उसमें बहुत ही फेमस है ऑस्पेनिस, जो कि डॉग यानी कि कुत्ते में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट है ऑस्कॉर्डिस। ये कहाँ पाई जाएगी? हार्ट ऑफ काउ में। ऑस्कॉर्डिस इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डी प्लस हॉर्न। मतलब जो एनिमल के सींग है ना, जो एनिमल के हॉर्न है, उसको आपको क्या करना है? कट करना है। डी हॉर्निंग। तो रिमूवल ऑफ हॉर्न इज कॉल्ड डी हॉर्निंग। जो जानवर के सींग होते हैं उसको कट करने को हम कहते हैं डी हॉर्निंग। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं डिसबडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड। जैसे अगर एक जानवर का आप अगर देखें तो उसके शरीर में, मतलब जैसे अगर ये उसका फेस है, तो यहाँ पे शुरू में क्या होता है, बचपन में जब जानवर का जन्म होता है तो वहाँ पे हॉर्न बर्ड होता है। ठीक है, और उसी बर्ड से बाद में उसके हॉर्न निकलते हैं। तो जब हॉर्न बड़े हो गए तब उनको काटने को कहते हैं डी हॉर्निंग करना। हाँ, और अगर जब एनिमल छोटा ही था तभी हम अगर उसके उस हॉर्न बड को ही हटा दें तो फिर ये हॉर्न ग्रो ही नहीं करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिसबडिंग करना। ओके, डी हॉर्निंग और डिसबडिंग। डिसबडिंग करने के भी तरीके होते हैं। इसमें आप कुछ आजकल KOH और NaOH की स्टिक्स आती हैं, रॉड आती है, जिसको कि हम लेते हैं और उसी हॉर्न बर्ड के ऊपर लगा करके घिसते हैं और बाद में वो बर्ड वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट इज द पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू पार्चुरेशन। जब एनिमल कंसीव करता है उसके बाद से लेकर के बच्चे को जन्म देने तक का पीरियड क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू पार्चुरेशन। ठीक है, अब इसी में कुछ और शब्द हैं। ड्राई पीरियड, ये वो सब समय होता है जबकि एनिमल दूध नहीं दे रहा होता है, काविंग पीरियड। और नेक्स्ट होता है लैक्टेशन पीरियड, वो समय जबकि एनिमल दूध दे रहा है। ड्राई पीरियड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब एनिमल आपका एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होता है तो उस समय में हम उससे दूध लेना बंद कर देते हैं, जिससे कि जो उसकी बॉडी की एनर्जी है वो बची रहे और उस एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने खुद के शरीर को बनाए रखने में और उसके अंदर जिस बच्चे का भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी अच्छे से बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट इज गूज स्टिपिंग गेट। एक ये प्रॉब्लम है, पिग्स में देखने को मिलती है और ये डिफिशियंसी की वजह से होती है, डिफिशियंसी ऑफ पैंथोस। अगर उसके खाने में पैंथोटिनिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए तो फिर आपको गूज स्टिपिंग गेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं, क्रेजी चिक डिजीज़, स्टिप लैम्प डिजीज़, मलबरी हार्ट डिजीज़ और वाइट मसल डिजीज़। ये सब बीमारियां होती है विटामिन ई की कमी से, ध्यान रखना एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर है स्टार ग्रेजिंग कंडीशन, ये विटामिन B1 की कमी से है। कर्ल टू पैरालिसिस, विटामिन B2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गूज स्टिपिंग गेट, पैंथोटिनिक एसिड है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप पायरिडॉक्सिन भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है परनीसियस एनीमिया, जो कि साइनोकोबैलामिन विटामिन B12 होता है उसकी डिफिशियंसी से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट ऑफ मीटिंग इन कैमल इज नोन एज। कैमल में जो कैटल में मीटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी स्पीसीज जो एनिमल हैं उनमें आप मीटिंग की प्रक्रिया के अलग अलग
नाम देखेंगे, जैसे कि अगर कैटल है, बफेलो है और आपकी गोट है, तो वहाँ पे जो मीटिंग की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं सर्विस। अगर भेड़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कहेंगे टपिंग, अगर पिग की बात करते हैं तो उसको हम नाम देंगे कपलिंग, और अगर यहीं पे घोड़े की बात करते हैं तो उसको हम नाम देंगे कवरिंग। नेक्स्ट इज कैस्ट्रेटेड मेल पिग। कैस्ट्रेटेड मेल पिग मतलब एक ऐसा जानवर जिसको कि आपने सर्जिकली या फिजिकली ऐसा बना दिया है कि अब वो अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकता, उसका कैस्ट्रेशन कर दिया है, उसको हम नाम देते हैं बैरो। कहीं पर और भी उसको और लोग हॉग भी नाम देते हैं, या फिर कुछ लोग स्टैग भी कहते हैं, हॉग, स्टैग और बैरो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज द नेटिव टू कर्नाटका। ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि कर्नाटका में पाई जाती है? तो थारपारकर। थारपारकर एक मिल्च ब्रीड है कैटल की, गाय की, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, बड़ी फेमस ब्रीड है। टोडा एक भैंस की ब्रीड है और ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में पाई जाती है। कांक्रेज ये राजस्थान की ब्रीड है, बहुत ही फेमस ब्रीड है, और इसकी जो चाल होती है उसको बोलते हैं सवाई चाल। तो हालीकर इज द ब्रीड ऑफ कर्नाटका। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस ब्रेड कैटल। अब क्रॉस ब्रेड जो शब्द आता है ये होता है ऐसा जानवर जो कि हमारे देश की जो इंडिजिनस कैटल है, मतलब जो जेबू गाय है, उसका हमने क्रॉस कराया हमारी एग्जोटिक कैटल से। उससे जो गाय एनिमल बन रहा है, उससे जो एनिमल की ब्रीड बन रही है उसको हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रेड कैटल। इस तरह की कई ब्रीड्स अपने देश में बनाई गई हैं, और उनमें से कुछ अच्छे एग्जाम्पल है जैसे कि करण फ्राइज, करण स्विस, सुनंदिनी, ये तीन के तीनों ही क्रॉसब्रीड कैटल हैं। ये एक चार्ट है जो जितनी अभी तक क्रॉसब्रीड कैटल्स हमारे यहाँ डेवलप की गई हैं, जर्सिंद, ब्राउन सिंध, टेलर, जरथार, फ्रीज वॉल, करण फ्राइज, करण स्विस, सुनंदिनी, फूले त्रिवेणी, वृंदावनी एंड हरधेनु। इसमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रीज वॉल, करण स्विस, करण फ्राइज, सुनंदिनी एंड ये तीन चार आपको ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायासिस। इट इज़ द एक इन्फेक्शियस कंडीशन, या ये नाम हम एक इन्फेक्शियस कंडीशन को देते हैं, वो इन्फेस्टेशन जो कि एनिमल टिश्यूज़ में जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, उनके जो लार्वे होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड कलेक्शन साइट इन कैटल। अगर आपको किसी कैटल से ब्लड निकालना है, खून निकालना है, तो वो कहाँ से आप उससे ब्लड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैटल में आपने जनरली देखा होगा कि जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो कहाँ पे लगाते हैं, उसके नेक रीजन में, गले के पास में लगाते हैं। तो वहीं पे एक जुगुलर वेन होती है जहाँ से कि हम उससे ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, कैटल, बफेलो, शिप, गोट और हॉर्स में आप जुगुलर वेन से खून कलेक्ट कर सकते हो। अगर पिग की बात करेंगे तो इंटीरियर वेना केवा, मतलब उसके कान के पास से, और डॉग की बात करेंगे तो सिफेलिक या सेफनस वेन जो उसके पैरों में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ अ डाटाबेस दैट यील्ड इंफॉर्मेशन। ये एक तरह से एक्सटेंशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आपके कोर्स में आपने पढ़ाई की होगी एक्सटेंशन की। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्वेरी। नेक्स्ट इज द मिल्किंग मेथड ऑफ डेयरी एनिमल। अगर आप डेयरी एनिमल्स की बात करेंगे ना, तो डेयरी एनिमल्स में दूध निकालने के 3 तरीके होते हैं। वैसे एक्चुअली में अगर इनको ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं तो 2 ही तरीके हैं। एक होता है बाय द हैंड, हाथ से, और दूसरा होता है मशीन से। लेकिन अगर आप हाथ की बात करेंगे तो हाथ में भी 3 तरीके देखने को मिलते हैं। एक होता है फुल हैंड, पूरे हाथ का इस्तेमाल करके, एक होता है स्ट्रिपिंग करना, और एक होता है नकलिंग करना। फुल हैंड मेथड, स्ट्रिपिंग और नकलिंग। फुल हैंड मेथड में क्या करते हैं कि जो आदमी होता है ना, अपने पूरे हाथ के 5 उंगलियों और अपने पंजे का, मतलब 5 उंगलियों और अपनी हथेली का जो हथेली होती है ना, उसका इस्तेमाल करके मिल्किंग करता है। स्ट्रिपिंग में वो अपनी जो 4 उंगलियां, 4 फिंगर्स और अपने थंब, अंगूठे का इस्तेमाल करके मिल्किंग करता है। और नकलिंग, नकलिंग एक खराब आदत है जो कि कुछ जो दूध निकालने वाले लोग होते हैं इसको करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके दूध, जो जानवर का दूध है, उसमें फैट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, बट ये गलत है।
वो क्या करते हैं कि जब मिल्किंग करते हैं ना तो वो अपने अंगूठे को, जो टीट्स हैं एनिमल की, उसके अगेंस्ट प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे कि बार बार ऐसा करने से टीट्स में इंजरी या फाइब्रोसिस देखने को मिलती है और आगे जाकर के वो मेस्टाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। नेक्स्ट इज R2B वैक्सीन, R2B इज द वैक्सीन, ये R2B जो वैक्सीन होती है ना मुर्गियों में यूज़ की जाती है। मुर्गियों की एक बहुत ही फेमस बीमारी है रानीखेत डिजीज़, उसमें R2B वैक्सीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फाइन वुल ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी दुनिया की कौन सी ब्रीड है जिससे सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन मिलता है, वो है कौन, मेरिनो। इसके अलावा आपके पास सानेन है जिसको कि बोलते हैं मिल्क क्वीन, ये ऐसी ब्रीड है जिससे कि हम अच्छा खासा दूध भी ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है, ये है इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में, जो बरेली है, बरेली इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में IVRI स्थित है। फिर हिसार हरियाणा, अगर आप हिसार की बात करेंगे तो वहाँ पे लुआस यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा अविका नगर राजस्थान में, ये नहीं पाया था। कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे लिख दिए गए, जैसे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, ये आपको हिसार में देखने को मिलेगा, कैटल का इंस्टीट्यूट मेरठ में है, गोट वाला इंस्टीट्यूट मखदूम फरे में है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, अविका नगर राजस्थान में। फिर DPR IVRI इज्जत नगर बरेली, यही क्वेश्चन आया हुआ है। इन NBAGR करनाल में पाया जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ये भी करनाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ मीटिंग, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन देखा था, एक्ट ऑफ मीटिंग इन केस ऑफ कैटल, तो कैटल में क्या था, सर्विस करना। एक्ट ऑफ मीटिंग जो थी कैटल में क्या थी, सर्विस। ठीक है ना। और ऐसे ही एक्ट ऑफ मीटिंग शिप में क्या कही जाती है, इज टपिंग इज कॉल्ड एक्ट ऑफ मीटिंग इन शिप। जबकि अगर कपलिंग की बात करेंगे ना तो ये होता है एक्ट ऑफ मीटिंग पिग में। अगर सुअर में मीटिंग को हम डिफाइन करेंगे तो वो होता है कपलिंग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टालेस्ट ब्रीड, सबसे लंबी ब्रीड कौन सी है शिप की, ये है नेल्लोर, आपको ध्यान रखना है। टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप इज नेल्लोर। गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल, तो गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, अगर आप एक बार देख लें तो गेस्टेशन पीरियड कैटल, बफेलो, सीप, गोट, पिग, हॉर्स और कैमल, इन सब स्पीसीज में तो अगर कैटल बफेलो का देखें तो गेस्टेशन पीरियड 9 महीने 9 दिन का होता है। स्वाइन की बात करेंगे तो इसका गेस्टेशन पीरियड 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन, 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन का गेस्टेशन पीरियड आपको स्वाइन में देखने को मिलता है। वो हो गया कितना, 114 दिन का। फिर यंग वन जो होता है शिप का, जो अभी बच्चा जन्म लिया है, उसका नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में मेमना या इंग्लिश में लैम। ये काफ क्या होता है, काफ इज़ द यंग वन ऑफ कैटल, यानी कि जो गाय है। किड होता है यंग वन ऑफ गोट, बकरी का। और फोल जो होता है यंग वन होता है हॉर्स का, घोड़े का। काफ इज़ द यंग वन ऑफ कैटल, ठीक है। किड जो होता है वो किसका होता है, यंग वन, ये होता है यंग वन ऑफ गोट। और फोल जो है यंग वन होता है किसका, हॉर्स का। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन क्या है, बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन अगर सीप की बात करें, भेड़ों की बात करें तो उसको हम बोलते हैं लैम्ब, और इसी का जो बच्चा हो गया उसको नाम दे दिया हमने लैम्ब, और पार्चुरेशन को नाम दिया लैम्बिंग। ऐसे ही एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन केस ऑफ गोट, अगर बकरी की बात करेंगे तो हम कहेंगे उसको फीडिंग। अगर हम गाय और भैंस की बात करेंगे ना तो उसको हम नाम देंगे काविंग करना, ठीक है। और किटनिंग करना ये बिल्लियों के लिए होता है जो कैट होती हैं। ये एक चार्ट है, थोड़ा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट से कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बहुत ही डिटेल में इसको आप पढ़िएगा।
जो हमारे पास अलग अलग जानवरों की जातियां हैं, जैसे लाइक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, ऊंट और कुत्ता। कैटल, बफेलो, सीप, कैटल, बफेलो, सीप, गोट, पिग, हॉर्स, कैमल एंड डॉग। तो एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से कई आए हुए हैं, इसलिए ये एक चार्ट बना दिया है मैंने। अगर आप इन एनिमल्स के मेल की बात करेंगे ना, तो कैटल में जो मेल होता है, जो एक गाय में मेल एनिमल होता है, उसको आप कहते हो बुल। लेकिन बफेलो के केस में बफेलो बुल बोलते हैं, भेड़ के केस में हम उसको बोलते हैं रैम, गोट के केस में बक, पिग के केस में बोर, हॉर्स में स्टेलियन, कैमल में ऊंट बोलेंगे और डॉग में डॉग ही कहते हैं। फीमेल एनिमल को काऊ, सी बफेलो, ईव, डो, सो, मेयर, सैंड एंड बिच। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट ऑफ मीटिंग। अभी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो एक्ट ऑफ मीटिंग, कैटल की बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा, सर्विंग। अगर बफेलो की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सर्विंग होगा। गोट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सर्विंग ही होता है, एक्ट ऑफ मीटिंग। बट सीप में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ मीटिंग इन सीप इज कॉल्ड टपिंग। एक्ट ऑफ मीटिंग इन पीग इज कॉल्ड कपलिंग। इन केस ऑफ हॉर्स, अगर आप घोड़े की बात करेंगे उसको कहते हैं कवरिंग। और अगर आप ऊँट की बात करेंगे तो वहाँ कहा जाता है लखाना। लेकिन ऊँट आपके कोर्स में नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए, या मे बी आ भी सकता है। अगला हमारा टॉपिक है गेस्टेशन पीरियड का। गेस्टेशन पीरियड वही गर्भकाल। तो अगर आप देखेंगे कैटल के बारे में, तो उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने 9 दिन का होता है। तो आप इसको, ये मैंने महीने और दिन में लिख दिया, आप इसको वैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे कि भी पिग वाला क्वेश्चन हमने लगाया था, 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन। ठीक है, तो 3 महीने का मतलब 90 दिन हो गया, और 3 हफ्ते का मतलब 21 दिन हो गया और 3 दिन। तो आप इससे जोड़ करके आंसर कर सकते हैं। 9 महीने 9 दिन होता है कैटल का गेस्टेशन पीरियड, 10 महीने 10 दिन है बफेलो का, 5 महीने 5 दिन होता है सीप का, 5 महीने 5 दिन ही गोट में भी गेस्टेशन पीरियड है, 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन होता है पिग का गेस्टेशन पीरियड, इस इम्पॉर्टेंट है। हॉर्स का 11 महीने 11 दिन और कैमल का गेस्टेशन पीरियड 13 महीने 13 दिन का होता है। अगर डॉग की बात करेंगे तो 2 महीने 2 दिन का गेस्टेशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्ट ऑफ पार्चुएशन। एक्ट ऑफ पार्चुएशन क्या होता है, बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसका क्या नाम है। तो अगर गाय और भैंस की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे जो एक्ट ऑफ पार्चुएशन होती है उसको हम बोलते हैं किडिंग ओ काविंग। गाय और भैंस की जो एक्ट ऑफ पार्चुएशन है वहाँ पे हम काविंग बोलते हैं। अगर हम भेड़ की बात करें, सीप की बात करें, तो एक्ट ऑफ पार्चुएशन कहा जाता है लैम्बिंग। अगर आप गोट की बात करेंगे तो एक्ट ऑफ पार्चुएशन को हम बोलते हैं किडिंग। अगर हम पिग को देखेंगे तो वहाँ पे जो एक्ट ऑफ पार्चुएशन होता है उसको बोलते हैं फैरोइंग। घोड़े में फोलिंग कहेंगे, ऊंट में भी काविंग कहेंगे और पिग में वेल्पिंग कहेंगे। अब आती है बात, जो नया बच्चा जन्म ले रहा है, जो यंगवन है, उसको हम क्या नाम देते हैं। तो गाय और भैंस में हम इनको काफ बोलते हैं। अगर भेड़ का बच्चा है तो उसको लैम बोलेंगे, गोट का बच्चा है तो किड कहेंगे, पिगलेट पिग का बच्चा है तो पिगलेट टर्म यूज़ करेंगे। अगर वो एक घोड़े का बच्चा है तो आप फोल कहोगे। कैमल के बच्चे को भी, ऊँट के बच्चे को काफ कहेंगे या काव कहेंगे, और जो डॉग का बच्चा होता है वो पप कहा जाता है, पपी। कई बार एग्ज़ाम में उनका वज़न भी पूछ जाता है कि एक नॉर्मल एवरेज बर्थ वेट कितना होता है, कि बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक गाय का बच्चा जो होगा, जो कैटल का काफ होगा, उसका जन्म के समय वज़न 20 से 25 किलो होना चाहिए या रहता है। ठीक, ये स्टैंडर्ड रेंज है। बफेलो में 25 से 30 किलो। अगर हम सीप और गोट में देखें तो उनका वज़न 2 से 4 किलो देखने को मिलेगा। अगर हम पिग को देखें, पिग का बच्चा जो पिगलेट है उसका वज़न 1 से 2 किलो होगा। फिर आप हॉर्स को देखेंगे तो वहाँ पे 35 से 60 किलो वज़न देखने को मिलता है। और कैमल की बात करेंगे तो उसमें 25 से 50 किलो का वेरिएशन देखने को मिलता है। बट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये कैटल और बफेलो का। फिर इनके झुंड को, इन जानवरों का जो झुंड होता है ना, उसको क्या नाम देते हैं। तो झुंड में आप देख लीजिए कि जो कैटल और बफेलो होता है उसके झुंड को हम बोलते हैं हर्ड।
सी, भेड़ और बकरियों के झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक। पिग वाला इंपॉर्टेंट है, पिग को बोलते हैं ड्रोव। घोड़े के झुंड को बोलते हैं पैक, और ऊंट के झुंड को बोलते हैं कारवां। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ड्रोव, पैक और कारवां एग्जाम में आ सकता है। अगला है हाउस। जानवर जहाँ पे रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? ये कॉमन टर्म्स हैं, एलपीएम के कोर्स में इनको लिखा गया है। आपके सिलेबस में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपका वीएलडीए का सिलेबस निकाला है एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो जो घर होता है उसको बोलते हैं बार्न। कैटल और बफेलो दोनों के ही केस में जो घर होता है उसको हम नाम देते हैं बार्न का। अगर हम बात करें सी पेन गोट की तो वहाँ पे पेन करेंगे। इम्पॉर्टेंट है स्टाई, जो पिग होता है उसके घर को स्टाई कहते हैं, घोड़े के घर को हम स्टेबल कहते हैं, और डॉग के घर को भी हम कैनल कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन वॉइस। जो जानवर है वो क्या, जो आवाज़ निकालता है उस आवाज़ का क्या नाम होगा? तो इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एक सीप जो आवाज़ करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाँ? तो उसके लिए पर्टिकुलर साइंटिफिक पर्टिकुलर नाम्स दिए गए हैं। आपको एग्ज़ाम में यही देखने को मिलेगा। जो गाय और भैंस है उनको बोलते हैं बेलविंग करना, मतलब रंभाना। और जो भेड़ और बकरियां हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लीटिंग करती हैं। जो पिग है ना वो ग्रंटिंग करता है, मतलब गुर्राता है। और घोड़ा नीकिंग करता है, कैमल भी ग्रंट करता है, और कुत्ता बार्किंग मतलब भौंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैस्ट्रेटेड मेल। जब मेल है अगर उसके टेस्टिकल्स को आपने रिमूव कर दिया जिससे कि अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए नहीं तैयार है, तो वहाँ पे आप क्या नाम यूज़ करेंगे? कैस्ट्रेटेड मेल को हम बुलक कहते हैं, कैटल और बफेलो दोनों के केस में। अगर आप सीप की बात करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेडर टर्म। अगर आप बात करते हैं पिग की तो ये तीनों हॉग, स्टैग एंड बैरो, ये टर्म यूज होता है किसके लिए? पिग के लिए। कैस्ट्रेटेड पिग है तो हॉग, स्टैग एंड बैरो। नेक्स्ट इज जील्डिंग। जील्डिंग इज द कैस्ट्रेटेड हॉर्स मेल। ओके, जितने भी कैस्ट्रेटेड एनिमल होंगे, मेल एनिमल होंगे, उनके लिए ये पर्टिकुलर टर्म्स इस्तेमाल किए गए। कोई भी कैस्ट्रेटेड फीमेल होगी, सभी के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या? स्पेड। कोई भी कैस्ट्रेटेड फीमेल हो सबके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्पेड। अब आती बात क्रोमोसोम नंबर की, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके आ सकता है। देखिए क्रोमोसोम नंबर एक गाय में और एक गोट में, मतलब एक गाय और एक बकरी में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं 60। अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस में दो तरह की भैंसों के बारे में मैंने बताया था। एक भैंस जो कि रिवराइन होती है, जो पानी में रहती है, और एक भैंस वो जो कि कीचड़ में रहती है। बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस कैराबेंसिस। तो जो बुबेलस बुबेलिस होती है ना, जो पानी में रहती है, उसके अंदर 50 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो बुबेलस कैराबेंसिस होती है जो कीचड़ में रहती है वहाँ पर आपको 48 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप गोट की बात करें, वो सीप की, तो वहाँ पे आपको 54 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अगर पिग की बात करते हैं तो 38 क्रोमोसोम, सबसे कम क्रोमोसोम पिग में ही है। फिर आप घोड़े की बात करते हैं तो वहाँ पे 64 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। कैमल की बात करेंगे तो 74, और डॉग की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 78 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अभी तक इन जानवरों की कितनी ब्रीड हैं, ठीक है? ये ब्रीड जो होती हैं कितनी हैं, एग्ज़ाम में ये आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कि अभी गाय की 53 ब्रीड, कैटल की 20, वो गाय की 53 है, बफेलो की 20 है, सीप की 44 होती हैं, गोट की 37 ब्रीड हैं, पिग की 13 ब्रीड, घोड़े की 9, ऊंट की 7 और कुत्ते की 3 ब्रीड हमारे देश में रजिस्टर्ड की गई। जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी होती है ना, NBAGR की, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी होती है वही इन ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन करती है। और अभी इस समय में 53, 20, 44, 37, 13, 9, 7 और 3 ब्रीड्स यहाँ पर अभी तक रजिस्टर्ड हैं। अब इनके साइंटिफिक नेम एग्जाम में
एक दो के बारे में पूछ रखा, जैसे कि गोट का पूछा था अभी, आपने देखा होगा क्वेश्चन लगाते हैं इसमें कैप्रा हिरकस होता है। इसी तरह सबका साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस, दो नाम है किसके, कैटल के। जो हमारी देसी गाय है उसको हम बोलते हैं बॉस इंडिकस, और जो फॉरेन मतलब विदेशों में पाई जाती है उसको नाम देते हैं बॉस टॉरस। इस तरह से बफेलो में दो नाम है, बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस कैराबिन्सिस। जो पानी में रहने वाली है बुबेलस बुबेलिस कही जाती है, और जो कीचड़ में रहने वाली बफेलो होती है उसको हम कहते हैं बुबेलस कैराबिन्सिस। नेक्स्ट है सिप का। तो सीप का साइंटिफिक नेम है ओविस एरिस, गोट का कैप्रा हिरकस, जो आपके पास सुअर होता है पिग है उसका नाम होता है सस स्क्रोफा। इक्वस इसनस इज द नाम ऑफ horse is equus cabulus, equus canis is the dog and equus cabulus is the horse. Canis familiaris is the name of dog and Camelus dromedarius is the name of camel. ओके, पॉपुलेशन भी पूछ सकते हैं। अभी ये जो रिसेंट डाटा है उसके हिसाब से हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, तो आप ध्यान रखिएगा 192 मिलियन गाय हैं, 109 मिलियन बफेलोज हैं, 74.26 मिलियन आपके पास सीप हैं, 148.88 मिलियन गोट हैं, 9.06 मिलियन आपके पास पिग हैं, 0.34 मिलियन घोड़े हैं और 0.25 मिलियन हमारे पास ऊँट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीड इवॉल्व फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ। अब देखिए ये सुरती और मुर्रा ये दोनों किसकी ब्रीड है, बफेलो की, भैंस की। हाँ, मुर्रा तो आपने बहुत देखी होगी, आपके यहाँ पाई जाती है, काले रंग की होती है, उसके सींग बहुत ही मुड़े होते हैं। तो इन दोनों ब्रीड्स के क्रॉस करने के बाद, सुरती और मुर्रा को क्रॉस करने के बाद जो ब्रीड बनी ना उसका नाम बना मेहसाना। ठीक है, मेहसाना ये ब्रीड है। जाफराबादी भी ब्रीड है भैंस की, ये हैवीएस्ट ब्रीड होती है, सबसे हैवी ब्रीड होती है भैंस की जाफराबादी। टोडा और नीली रावी ये तीनों ही, ये सभी भैंस की ब्रीड है। नेक्स्ट इज कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी जो एनिमल है, जो मेल एनिमल है, किसी भी एनिमल को आप सर्जिकली उसके जो टेस्टिकल्स हैं ना उनको आपको रिमूव कर दें सर्जिकली या फिजिकली, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन करना। रिमूवल ऑफ टेस्टिकल ग्लैंड्स ऑन द दैट प्रोड्यूस मेल जर्म सेल। ऐसी ग्लैंड्स जो कि जिनसे कि आप मेल जर्म सेल्स जो कि स्पर्म्स होते हैं, जो वो प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कैस्ट्रेशन करना। हाँ, अब रिमूवल ऑफ हॉर्न क्या था, डी हॉर्निंग। आपने क्वेश्चन अभी देख रखा था पहले। रिमूवल ऑफ हॉर्न इज कॉल्ड डी हॉर्निंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज ओवलेशन। ओवलेशन क्या होता है, इट इज़ द रिलीज ऑफ ओवम। जैसे मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और जो फीमेल होती हैं उसमें क्या होता है, ओवम या जो ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो ओवलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवा फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवलेशन। जबकि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इसको आप क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स, इसको आप नाम देंगे स्पर्मिएशन का। फिर आता है पश्मीना। पश्मीना एक तरह का ऊन है, ये कहाँ से निकालते हैं, ये गोट की ब्रीड होती है चेगू। हाँ, कहीं कहीं अगर चेगू नहीं दिखता है तो आप चेंगथांगी भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, बट ज़्यादा सही उत्तर है चेगू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड। जो बर्ड होती है उसका जब कहाँ से वो अपनी आवाज़ प्रोड्यूस करती है तो उसको हम बोलते हैं सैरिंग्स। ये जो ठीक है, सैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है मैमल्स के केस में, और सैरिंग्स कहाँ पे होता है, बर्ड्स के केस में। एक होता है क्रॉप। क्रॉप क्या है, ये स्टोरेज ऑर्गन होता है। जो अगर आप देखें ना एक बर्ड का स्ट्रक्चर पूरा, तो उसके माउथ से निकलेंगे, फिर इसोफेगस आता है, ठीक है, फिर क्रॉप आता है, फिर स्टमक में जो आपके पास देखने को मिलेगा प्रोवेंट्रिकुलस, गिजर्ड, इस तरह की चीज़ें। तो वही क्रॉप क्या होता है, ये एक ओइसोफेगस जो है ना ये थोड़ा डायलेट हो जाता है एक स्ट्रक्चर के रूप में। ये एक तरह से स्टोरेज का काम करता है। जैसे मुर्गी दाना चुगती जाती है, वो खाने के बाद ये दाना यहीं इसी क्रॉप में आकर के स्टोर होता रहता है। नेक्स्ट है रानीखेत डिजीज, जिसके बारे में भी आपने देखा था, R2B वैक्सीन भी पड़ी होगी। तो रानीखेत डिजीज़ किसके द्वारा होती है,
ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा रानीखेत डिजीज होती है। अब इसको हम एक दूसरा भी नाम देते हैं न्यू कैसल डिजीज। नेक्स्ट इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन गोट, अभी हमने उस लिस्ट में देख लिया था। CIRG कहाँ पे है? मखदूम में। अगर आप हिसार में बात करेंगे तो हिसार में आपके पास लुआस यूनिवर्सिटी है। अगर आप हिसार में देखते हैं तो हिसार में आपको लुआस देखने को मिलेगा, ठीक है। CIRB देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप करनाल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको NDRI देखने को मिलेगी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NBAGR, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। और अंबिकानगर में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको CSWRI देखने को मिलेगा, सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। नेक्स्ट लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितने समय तक रहती है? 120 दिन। अगर आप ब्लड की सेल्स को देखें तो इनमें आपको कई तरह की सेल्स देखने को मिलेंगी। वहाँ पर होती हैं RBC भी देखने को मिलता है, WBC भी देखने को मिलती हैं, और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होती है। तो उसमें से आप RBC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप देखेंगे तो लाइफ स्पेन कितना है? 120 दिन का होता है। फिर एक क्वेश्चन है इन कैट फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में आए, तो ये दोबारा रिपीट होती है। ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है कोरोना वायरस, ठीक है। फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस कौन कॉज करता है? उसमें कोरोना फैला हुआ था 2021 के पहले, तो एग्जाम में आ गया होगा। नेक्स्ट लैसा और पिकोरना। लैसा वायरस तो ये बहुत ही फेमस है। ये क्या कौन सी बीमारी काज करता है? रेबीज। नेक्स्ट एडल्ट फीमेल पिग, हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी। फीमेल पिग में जो पिग होता है ना, पिग का जो मेल होता है हम उसको बोलते हैं बोर, BOAR, और जो फीमेल होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? सो, ठीक है। ये क्लियर। अब एडल्ट मेल इज कॉल्ड बोर, और जो एडल्ट आपके पास काऊ होता है उसको हम नाम देते हैं एडल्ट फीमेल कैटल इज कॉल्ड काऊ। नेक्स्ट इनलार्जमेंट ऑफ ओइसोफेगस, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम एक मुर्गी का पूरा देखें ना डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उसका माउथ है, ठीक है, ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस के बाद आता है क्रॉप, ओके, क्रॉप के बाद आता है प्रोवेंट्रिकुलस, फिर गिजर्ड और इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है। तो ये जो ओइसोफेगस चलता है ना, ये ओइसोफेगस ये आगे बढ़ करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इनलार्जमेंट ऑफ ओइसोफेगस क्रॉप, जैसे कि मुर्गी ने यहाँ से दाना खाया, वो यहाँ से घूमते घूमते इस क्रॉप में जा करके स्टोर्ड हो जाती है। इसी के बाद आता है ये प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड, दो शब्द होते हैं प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है ना, इसको ही कहते हैं ट्रू स्टमक ऑफ पोल्ट्री। प्रोवेंट्रिकुलस को हम नाम देते हैं ट्रू स्टमक ऑफ पोल्ट्री बर्ड, ठीक है। और जो गिजर्ड होता है ना, इसको हम कहते हैं मस्कुलर स्टमक, क्योंकि मुर्गी के जो बर्ड्स होती हैं उनके माउथ में कोई दांत तो होता नहीं है, तो वो फीड को ऐसे ही पिक करती हैं और बॉडी में चला जाता है। बाद में वो जाकर के क्रॉप में स्टोर हुआ, फिर वहाँ से ये जाता कहाँ पे? प्रोवेंट्रिकुलस, जिसमें जहाँ पर कि वहाँ पर कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं उसके ऊपर, HCl एंजाइम का, फिर वो जाता है गिजर्ड में। गिजर्ड में क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो कि उस फीड को फिर क्रश करती है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ल टो पैरालिसिस। हमने अभी देखा था मिनरल डिफिशियंसीज की वजह से कि विटामिन जो B2 होता है ना, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की वजह से ये बीमारी देखने को मिल रही थी, कर्ल टो पैरालिसिस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लॉन्ग बोन, सबसे लंबी बोन कौन सी होती है बॉडी में? तो ये कौन सी होती है? फीमर। हाँ, ये कहाँ पे पाई जाती है? पैरों में, जो पीछे के पैर होते हैं ना, वहाँ पर ये बोन देखने को आपको मिलेगी। अगर आप स्केलेटन की बात करते हैं तो जो एनिमल है वो स्केलेटन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये अपेंडिजेस के बात हैं जो फोर लिम्स और हैंड लिम्ब होते हैं, तो वहाँ ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आइडियल ड्राई पीरियड ऑफ क्रॉसब्रीड। ड्राई पीरियड, एक एनिमल है जो कि अभी प्रेग्नेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें कैटल एंड बफेलो की, जिसकी की प्रेगनेंसी होती है 9 महीने 9 दिन की,
तो अब करीब करीब 7 महीने के बाद हम उस एनिमल से दूध लेना बंद कर देते हैं। तो ये जो ड्राई पीरियड होता है ना 2 महीने का, ये एवरेज सभी एनिमल्स को प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो अपना प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन कर सकें। तो आइडियल ड्राई पीरियड फॉर द क्रॉसब्रीड कैटल इज अप्रॉक्सीमेट 60 डेज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेज। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें किसी भी जानवर में, तो वहाँ पे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल, वो जो पूंछ में होती है वर्टिब्रीज होती हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रीज जितने भी मैमल हैं ना, जैसे कि घोड़ा हो गया, ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया, पिग हो गया, इन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्रीज साथ ही होंगी। मतलब सर्वाइकल की क्या, जो गले में पाई जा रही हैं वर्टिब्रीज। और फाउल में गले में पाई जाने वाली वर्टिब्रीज होती हैं 13 से 14। तो याद रखिएगा सर्वाइकल वर्टिब्रीज किसी भी मैमल जो स्तनपायी जानवर है उसके बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होंगी। जबकि अगर मुर्गियों के बारे में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे 13 सर्वाइकल वर्टिब्रीज देखने को मिलेंगी। बट थोरेसिक वर्टिब्रीज में आप, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि हॉर्स में थोरेसिक वर्टिब्रीज कितनी होती हैं। तो ये हैं 18 नंबर होता है थोरेसिक वर्टिब्रीज का। ओके, ये पूरा ही चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉक्सियल जो मुर्गे की पूँछ है बहुत छोटी होती है, जबकि अगर आप पिग के देखेंगे पूँछ होती है, घोड़े की देखेंगे और उससे भी ज़्यादा ऑक्स। तो ये कॉक्सियल वर्टिब्रीज के नंबर 18 से 20, 15 से 21, 20 से 23, सैक्रल वर्टिब्रीज 5, 4, 4, लंबर। ठीक है, तो लंबर वर्टिब्रीज पिग में ध्यान रखिएगा। लंबर जो होती है, लंबर क्या है, एलएस का मतलब है लंबर और सैक्रल, ये दोनों फ्यूज हो गए, लंबो सैक्रल बन गया, तो ये टोटल हो गई 14 वर्टिब्रीज। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।